साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में ओवैसी फैक्टर की। ओवैसी पिछले 24 सितंबर से 27 सितंबर तक सीमांचल दौरे पर रहे और इस दरमियान उन्होंने लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा की और सभा की। दोस्तों, ओवैसी पिछला चुनाव भी सीमांचल में लड़ा था और कुल 24 सीटों में महागठबंधन को सिर्फ 9 सीटों पर रोक दिया था। बावजूद इसके महागठबंधन इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है और इस चुनाव में भी उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, जिसका खामियाजा ऐसा लगता है कि काफ़ी भोगना पड़ सकता है महागठबंधन को और ख़ास करके राजद को। आज तक राजद का मजबूती का मुख्य आधार एम-वाई समीकरण रहा है, जिसमें सेंध लगाने की इस चुनाव में कई दलों ने बीड़ा उठा रखा है। एक प्रशांत किशोर है जो बातें कर रहे हैं कि मैं 50 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करूंगा। दूसरी ओर ओवैसी हैं जो मुसलमानों में लीडरशिप पैदा करने की बात कर रहे हैं और बहुत हद तक ये बात मुसलमानों के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है और उसका उदाहरण है कि अब की बार सीमांचल में उनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है वो पिछले दौरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और जो इस बात का संकेत दे रही है कि मुसलमानों में ओवैसी की स्वीकार्यता बढ़ रही है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी जी या राजद लालू जी के ही जमाने से दो मुख्य जातियां जो राजद का आधार वोट रही, उसमें यादवों को भी एक तरह से नेता विहीन रखा गया। दूसरा कोई नेता पैदा न हो और जो पैदा होने की कोशिश करे उसके विरुद्ध सारे हथकंडे अपनाकर कोई यादव में लालू परिवार के अलावा कोई दूसरा यादव लीडर नहीं बन पाया। कमोबेश वही स्थिति मुसलमानों के साथ भी रही जो अब टूटती दिखाई दे रही है। यादव तो फिर भी आपका कौम का था, इसलिए आपकी आस्था में किसी दूसरे को नेता बनने के चांस नहीं मिल पाए, लेकिन मुसलमान आपकी बिरादरी से तो बिलोंग नहीं करते। उनकी बिरादरी से ओवैसी आ रहे हैं और ओवैसी इस बात को बड़े मजबूती से कह रहे हैं कि जब बिहार में सभी जातियों के नेता हैं और नेता रहने में कोई बुराई आप नहीं देख रहे हैं, तो मात्र मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों मुसलमानों को नेता विहीन रखना चाहते हैं? आप मुसलमानों को आज तक सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते रहे। एक दो मुसलमान जो आपकी पार्टी में हैं भी, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी, काफ़ी वरिष्ठ आपके दल में हैं, लेकिन जब सम्मान की बात होती है तो आपके बेटे डिप्टी सीएम का पद पाते हैं। क्या सिद्दीकी साहब तीसरे नंबर के नेता हो गए आपके बेटों के सामने? तो ये सब बातें जो ओवैसी मुसलमान तबके में कह रहे हैं, इसको मुसलमान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरे, आप जो ओवैसी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे और बहुत हद तक मुसलमान भी इस बात में आपका साथ दिया, चाहे ऐसा समझते रहे कि ओवैसी भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अभी हाल के समय में जो ओवैसी जी का आपके महागठबंधन में शामिल करने के लिए जितने शिद्दत से प्रयास किया, इसके बाद भी उसको आपने नकार दिया और अभी तक नकारे हुए हैं। जबकि ओवैसी अपनी सभाओं में मेन फोकस इसी बात पर कर रहे हैं कि अगर मैं भाजपा का बी टीम हूँ और आप भाजपा को हराना चाहते हैं तो आपके
गठबंधन में हमको जगह क्यों नहीं दी जा रही? आप जगह दे सकते हैं 3% 4% वाले सहनी को, लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी हमारी है उसको आप गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि ये बात मुसलमान तबकों में भी उनके दिल को छू रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जो ओवैसी कह रहे हैं वो सही है, और इस बात पर उनका समर्थन ओवैसी को पहले के मुताबिक ज़्यादा मिल सकता है। और ऐसा अगर होता है तो राजद के माई समीकरण पर काफ़ी बड़ा खतरा दिख रहा है, क्योंकि पूर्व की स्थितियां और इस बार की स्थितियों में काफ़ी भिन्नता नज़र आ रही है। तेजस्वी को चाहिए कि इस बात पर गौर करें। अगर पिछले चुनाव में भी ओवैसी को गठबंधन में शामिल किया होता और वो 5 सीट जीत भी लेते, तो भी वो ये बात नहीं कह सकते कि मैं अपने दम पर जीता। और अगर कहते भी तो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती। बात यही एक्सेप्ट मानी जाती कि गठबंधन में रहने के कारण इन्होंने सीट जीता। अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में अगर ओवैसी से आपका गठबंधन हो गया होता तो सरकार बनाने में कोई बड़ी रुकावट ही नहीं आती। जैसे सीमांचल को ही सिर्फ ले लें तो 24 सीटों में महागठबंधन सिर्फ 9 सीटों पर जीत पाया, 5 सीट ओवैसी ने जीता और 10 सीटों पर एनडीए की विजय हुई। अगर ओवैसी गठबंधन में आपके साथ होते तो एनडीए को इतनी सीटें जीतने का मौका शायद कभी नहीं मिल पाता, और जो कुछ सीटों से आप सरकारें बनाते बनाते रह गए वो शायद स्थिति नहीं होती और आपकी सरकार बन गई होती। ये तो रही पिछले चुनाव की बात, लेकिन इस चुनाव में भी उस बात से कोई सीख नहीं ली जा रही और ओवैसी को फिर उसी तरीके से व्यवहार किया जा रहा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस चुनाव में ओवैसी मुसलमानों में अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, और कंप्लीट जब मुस्लिम इस बात को समझ लेंगे कि हमारा अलग नेता होना चाहिए, उस दिन शायद आरजेडी के पाले में कुछ बचेगा भी नहीं कि इस समीकरण को हम संभाल पाए। इसलिए अभी भी वक्त है, चुनावों के घोषणा नहीं हुए हैं। राजद को चाहिए कि इस विषय पर विचार करे और सरकार बनाने के प्रति अगर गंभीरता पूर्वक सोचते हैं तो ओवैसी को पार्टी में शामिल करना चाहिए। कांग्रेस भी चाहती है कि आपके एम-वाई समीकरण को धक्का मिले, वो समीकरण टूटे, क्योंकि उसके मूल में महाराष्ट्र दिल्ली की बातें भी घर कर गई हैं कि हमारा उत्थान तभी हो सकता है जब आरजेडी का पतन होगा, क्योंकि हमारे ही वोट मुझसे छीनकर आरजेडी अपना वोट बैंक बना के कामयाब हुई है और अभी तक है। तो इन सब बातों को भी आरजेडी के नेताओं, खास करके तेजस्वी यादव, अब आप ही चीफ हैं, तो इन सब बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। और अगर यूं ही हालात को छोड़ दिया तो आपके काबू से बाहर हो जा सकता है और फिर शायद कोई विकल्प नहीं बचेगा आपको अपने समीकरण को रोक पाने का। अभी दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो मुसलमानों को 50 टिकट देने की बात कर रहे हैं, तो वो तो आपसे गठबंधन करने की भी नहीं सोच रहे हैं और कैंडिडेट खड़ा करके मुसलमानों का वोट वो ले लेंगे। लेकिन ओवैसी आपसे गठबंधन की आस में अभी तक हैं और चाहते हैं कि आपसे गठबंधन हो जाए। मेरी समझ से ये लग रहा है कि ओवैसी की जो बातें हैं वो महागठबंधन के हित में है और आज तक मुसलमानों का वोट
सिर्फ इसी बात पर जाता रहा है कि जो भाजपा को रोकेगा उसको वोट किया जाएगा। और अगर इस के पक्षधर ओवैसी माने जा रहे हैं और आप उनको महागठबंधन में नहीं ले पा रहे हैं, तो हो सकता है कि मुसलमान आपसे पूरी तरह से छिटक ले और फिर आप समझ लीजिए कि उसके बाद आरजेडी की स्थिति क्या होगी। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए अंक में। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।